जय हिंद। मैं रवि गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ रवि पे। आज हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। इसके पहले हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल चुके हैं। क्या आया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको पता होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। एक फिगर बना लेंगे हम लोग। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। इसमें पहली प्लेट पे प्लस क्यू आवेश है, यह है आपका प्लस क्यू, जबकि दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, ये हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र। प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो हमने स्मॉल डी माना, और इसके बीच का लिखा है कि परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। इसके अंदर हम लोग परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भर देंगे। पूरी तरह से नहीं भरना है, आंशिक रूप से भरना है। और ये जो परावैद्युत पदार्थ भरा है इसकी मोटाई हमने स्मॉल टी माना। ठीक है, ये आपका परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ इसमें, और इसका जो परावैद्युतांक है उसे हम लोग के मान लेंगे। कितना है? के। तो सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे और फिगर के बारे में लिखेंगे। क्या लिखना है एक बार हम बोल दे रहे हैं। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों पर आवेश क्यू है। माना प्लेटों के बीच टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा गया है। ठीक है, ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसकी मोटाई कितनी है? स्मॉल टी, जबकि प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो है आपका स्मॉल डी। हम लिख दे रहे हैं फिगर के बारे में, आप खुद से लिखना सीख लो। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों का आवेश क्यू है। ठीक है, और प्लेटों के बीच दूरी आप देख रहे हो कितनी है भाई? स्मॉल डी है। ये हो गया इसके बारे में। अब ये जो परावैद्युत पदार्थ भरा इसके बारे में भी लिखते हैं। लिखेंगे माना प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला टी मोटाई का, कितनी मोटाई का भाई? टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है। टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फिगर के बारे में। हमने फिगर के बारे में लिख लिया। अब हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि प्लेटों के बीच जब निर्वात है तब हम लोग वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे। उसके बाद जब पदार्थ आंशिक रूप से भरा है उसके लिए लिखेंगे। तो लिखेंगे प्लेटों के बीच निर्वात या वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना हमने निकाला था? ई बराबर, आपको पता होगा, हमने निकाला था ई बराबर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम लोग वैद्युत विभव निकालेंगे। तब वैद्युत विभव
वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है भाई, E इंटू आर। और जब आप निर्वात या वायु की बात कर रहे हो तो डिस्टेंस टोटल d नहीं है, d में से इतना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, t। टोटल डिस्टेंस d है, लेकिन t मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर देने से इस d में से t आपका कम हो जाएगा। तो वैद्युत विभव v का मान होगा e का मान कितना है, q अपान a एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, d माइनस टी। ये तो तब के लिए है जब ये निर्वात या वायु है, खाली स्थान जो है उसके लिए। अब हम लोग परावैद्युत पदार्थ के लिए भी रख दे रहे हैं। इसको हम लोग लिख लेंगे ई एयर या ई निर्वात से, इसे भी लिख लेंगे भी एयर। निर्वात या वायु दोनों के लिए है ये। अब हम लोगों ने निर्वात के लिए लिखा, आप किसके लिए लिखेंगे, परावैद्युत पदार्थ के लिए लिखेंगे कि परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए के परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए कितना हो जाएगा, ई का मान, ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट के साथ कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। क्लियर नहीं दिख रहा हो तो हम ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिख दे रहे हैं। इसके बाद हम के परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होगा, यहाँ ई मीडियम कर लेते हैं, ई मीडियम होगा आपका क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट के। वैद्युत क्षेत्र लिखे तो वैद्युत विभव भी लिखना होगा। तब इस माध्यम के लिए ही वैद्युत विभव भी मीडियम बराबर होगा वही ई इंटू आर से, ई इंटू इसके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस, वो कितनी है भाई, टी है, ई इंटू टी हो जाएगा। ई मीडियम इंटू टी होगा, और ई मीडियम का मान है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के और इंटू टी। ये तो हो गया आपका V मीडियम। चूंकि आपको धारिता C चाहिए, तो धारिता निकालने के लिए आप जानते हो धारिता C बराबर होता है Q अपान V। हमारी जो प्रायोरिटी रहती है वो रहती है V को फाइंड करना। V को पता करके हम Q के अपान V कर देंगे तो हमें C प्राप्त हो जाएगा। चूंकि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है तो हमने दो विभव निकाला, एक विभव इस खाली स्थान निर्वात या वायु के लिए और एक विभव इस परावैद्युत पदार्थ के लिए। जब टोटल विभव की बात होगी तो एयर का, निर्वात या वायु का और माध्यम का, दोनों का विभव हमें जोड़ना होगा। लिखेंगे प्लेटों के बीच कुल वैद्युत विभव V बराबर होगा V एयर प्लस V मीडियम। दोनों को हमें जोड़ना होगा, जोड़ देते हैं। V बराबर हमें मिल गया, यहां से V बराबर मिलेगा हमें, V एयर का मान है Q D माइनस टी अपान में है कितना भाई, A एप्सिलॉन नॉट, जबकि V मीडियम का मान है कितना है, क्यू टी अपान ए एप्सिलॉन नॉट के। ये तो हो गया आपका टोटल विभव। लेकिन हमें विभव नहीं, धारिता चाहिए, तो हम लोग धारिता C का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ मिटा रहे हैं ऊपर से थोड़ा सा, लिखेंगे अतः संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V से कितना हो जाएगा, C बराबर Q तो दिया ही है और V का मान हम लोग यहाँ से उठा के रख देंगे।
आ जाएगा क्यू डी माइनस टी अपान ए एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू टी अपान ए एप्सिलॉन नॉट के। आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है। सबसे पहले जो कॉमन है उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हमने क्यू तो ज्यों का त्यों लिखा, ए क्यू बटा के ए एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन कर लिया, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन कर लिया। जैसे ही कॉमन करेंगे क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में डी माइनस टी, और यहाँ पे बचेगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया तो टी बाई के। अब क्यू से क्यू कट जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली हमें सी बराबर मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। कितना है? सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा गया हो। यहाँ एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे तो हमने एक परावैद्युत पदार्थ भरा है, ऐसा भी हो सकता है कि प्लेटों के बीच एक से अधिक परावैद्युत पदार्थ भरा हो। फिगर कुछ इस प्रकार से हो, यह है आपका प्लस चार्ज और इधर है आपका माइनस चार्ज। जैसे ये है आपका एक परावैद्युत पदार्थ ये भरा है, ये दूसरा भरा है, ये तीसरा भरा है, कई भरा है। पहले की मोटाई T1 है, दूसरे की T2 है, तीसरे की T3 है। पहले का परावैद्युतांक K1 है, इसका K2 है और तीसरे का K3 है। जब इस प्रकार से कई हों तो हम लोग इसी फार्मूले में D की जगह D ही रखेंगे, यहाँ T की जगह रखेंगे, इस T की जगह ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस T3, और यहाँ पे रखेंगे T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3। समझ में आया होगा? ठीक है, ये है आंशिक रूप से भरे होने के लिए आपकी वैद्युत धारिता। अब हम लोग संधारित्रों का संयोजन भी पढ़ेंगे। तो आइए अगली हेडिंग लिखते हैं, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन भी काफी महत्वपूर्ण है। ये वाला भी डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप इसे बड़े ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे। अगला हेडिंग रहेगा संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे आप कक्षा 10 में प्रतिरोधों का संयोजन किए थे, वैसे ही यहाँ पर संधारित्रों का संयोजन करना है। आगे आने वाले चैप्टर में हम लोगों को प्रतिरोधों का भी संयोजन करना है, फिर आगे चल के सेलों का भी संयोजन करना है। तो हमने एक कक्षा 10 में पढ़ा था कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, वैसे ही संधारित्रों का भी संयोजन दो प्रकार से होता है। हम लोग लिखेंगे संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। कई प्रकार से भाई? दो प्रकार से किया जाता है। पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। दोनों से आप कक्षा 10 में भली भांति परिचित हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी अच्छे से और ढंग से पढ़ेंगे। पहली हेडिंग लिखेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, पहले श्रेणी क्रम पढ़ेंगे और फिर समांतर क्रम पढ़ेंगे। लिखेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का
श्रेणी क्रम संयोजन, इसको हम लोग पहले समझते हैं। जैसा कि पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले में आपको संधारित्र का संकेत बताया जा चुका है, तो हमने 2-3 संधारित्र लिया। जैसे पहला संधारित्र है और इसको हमने C1 से लिखा। ये मान लीजिए आपका दूसरा संधारित्र है और इसको हमने C2 से लिखा। और ये तीसरा है, इसको हमने C3 से लिखा। ठीक है, समझते हैं पहले कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। 3 संधारित्र लिया हमने, C1, C2 और C3। इस संधारित्रों में, इस संधारित्र का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। इसका ये पहला है, दूसरा है और ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, जब आप श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हो तो प्रतिरोध वाले में जाओ तो कुछ इस प्रकार से फिगर होता था, यदि आपको याद हो। और फिर इसे लाके हम लोग बैटरी से या सेल से जोड़ देते थे। ये R1 होता था, ये R2 और ये R3। इसी प्रकार इसका करना है, तो हम लोग इसको इससे ऐड कर देंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे। ठीक है, और इधर लाके हम लोग इसे सेल या बैटरी से जोड़ देंगे। यही हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम संयोजन। कैसे लिखना है अभी हम समझा रहे हैं। लिखेंगे संधारित्रों का ऐसा संयोजन। कैसा संयोजन? ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े कई संधारित्रों का, यहाँ 3 ही नहीं 3 से अधिक भी हो सकते हैं। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े कई संधारित्रों का, कई संधारित्रों में पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, फिर से पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, फिर दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से। फिर यदि और अगला होता तो कुछ इस प्रकार होता। हम एक और इसमें ऐड कर लेते हैं, ये हमने चौथा भी इसमें ऐड कर लिया। और इसका ये पहला सिरा होगा, ये दूसरा सिरा होगा। ठीक है, ये C4 है। तो क्या लिखेंगे, फिर से सुनिए। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े सभी संधारित्रों में पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से, तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा चौथे संधारित्र के पहले सिरे से, चौथे संधारित्र का दूसरा सिरा पांचवें संधारित्र के पहले सिरे से। मतलब जो भी संधारित्र लेंगे उसका दूसरा सिरा अगले वाले संधारित्र के पहले सिरे से जब जुड़ा हो, ये संयोजन कहलाता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। लिखेंगे इसके बारे में हम लोग। लिखेंगे संधारित्रों का ऐसा संयोजन संधारित्रों का ऐसा संयोजन ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े सभी संधारित्रों में पहले संधारित्र का कौन सा सिरा भाई? पहले संधारित्र का दूसरा सिरा। पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से। कौन से सिरे से भाई? पहले सिरे से। हो गया, पहले का दूसरा दूसरे के पहले से। फिर आगे दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से। आगे लिखेंगे दूसरे संधारित्र का पहले सिरे से लिख लेना ना, फिर कामा लगा के दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के
पहले सिरे से, पहले सिरे से। फिर आगे लिखना होगा तो तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से। लिख लेंगे तीसरे संधारित्र का, तीसरे संधारित्र का, तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा। कौन सा सिरा? दूसरा सिरा। फिगर हम मिटा के थोड़ा सा फिर से बनाएंगे, अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। लिखेंगे तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा, दूसरा सिरा अगले संधारित्र के, अगले संधारित्र के कौन से सिरे से भाई? पहले सिरे से। अगले संधारित्र के पहले सिरे से। और इसी प्रकार, और इसी प्रकार। किस प्रकार? जो भी संधारित्र लेना है उसका दूसरा सिरा अगले वाले संधारित्र, अगले संधारित्र के पहले सिरे से। और इसी प्रकार जुड़े हों, जुड़े हों तो इसे, इसे संधारित्र का, संधारित्र का कौन सा भाई संयोजन कहलाएगा? ये श्रेणी क्रम। तो इसे संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है या कहते हैं, कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या बताया? जो भी संधारित्र होगा उसका दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से। हम फिगर कुछ इस प्रकार से बना दे रहे हैं, फिर से इधर किनारे बना रहे हैं। पहला संधारित्र है, ये वाला आपका दूसरा संधारित्र है, और ये वाला आपका तीसरा संधारित्र है। इसे हमने बैटरी से जोड़ दिया। ये है आपका C1, C2 और ये C3। इसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक चीज और समझाना है, जब यहाँ से आवेश Q चलेगा तो आप देख रहे हो Q के लिए एक ही रास्ता है, तो इसमें भी Q पहुंचेगा, इसमें भी Q पहुंचेगा, इसमें भी Q पहुंचेगा। तीनों जगह आवेश Q का मान समान होगा। लेकिन आपने कक्षा 10 में विभव की परिभाषा पढ़ा है कि जैसे ही 2 पॉइंट हमें मिलेगा, हमें एक विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। जैसे पहले संधारित्र के लिए 2 पॉइंट होगा, दूसरे वाले संधारित्र के लिए 2 पॉइंट होगा, और तीसरे वाले संधारित्र के लिए ये 2 पॉइंट होगा। तो इसका कुछ न कुछ विभव हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग V1 कर लेंगे। इन 2 पॉइंटों का कुछ न कुछ विभव होगा, इसे हम लोग V2 कर लेंगे। और इन दोनों पॉइंटों का एक विभव होगा और इसे हम लोग V3 कर देंगे। जैसे ही 2 पॉइंट मिलेगा हमें विभव प्राप्त हो जाएगा। तो 2 पॉइंट यहाँ पे मिला भाई, 3 संधारित्र है ना, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया। तो जैसे ही 3 लेंगे, इसका ये 2 पॉइंट हो गया, इसका ये 2 पॉइंट हो गया, और इसका ये 2 पॉइंट हो गया। तो जैसे ही पॉइंट हमें मिलेगा, इसका विभव V1 हो जाएगा, इसका विभव V2 हो जाएगा, और इसका विभव V3 हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। कक्षा 10 में भी जो भी टीचर आपको पढ़ाया होगा वो समझाया होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखना क्या चाहते हैं वो समझिए। क्या लिखेंगे? श्रेणी संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों में आवेश का मान समान होता है, जबकि विभव या विभवांतर सबका अलग अलग होता है। इसे भी लिखना आवश्यक है। लिखेंगे संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्र में, सभी संधारित्र में, सभी संधारित्र में आवेश का मान समान, आवेश का मान समान, जबकि, जबकि विभव या विभवांतर, जबकि विभव, विभव
अलग अलग होता है, जबकि विभव अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है ये हमने आपको समझा दिया। तो ये हो गया आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम लोग संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता निकालेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। ये आप नोट कर लीजिए, इसे हम मिटा रहे हैं। हेडिंग रहेगा संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। फिगर बनाएंगे हम लोग इसका, वही जो अभी मिटाए थे। श्रेणी क्रम संयोजन का आप फिगर जानते हो। ये पहला संधारित्र है, ये आपका दूसरा संधारित्र है, और ये तीसरा संधारित्र है। इसे हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, और जिस बैटरी से जोड़ा उसका विभव भी है। यहाँ से आवेश Q चलेगा। यह है आपका धारिता C1, ये संधारित्र है C2, और यह है आपका C3। इनके बीच का जो विभव है वो है V1, इन दोनों के बीच का विभव है V2, और इनके बीच का विभव है V3। आप फिगर के बारे में चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन्हें एक बैटरी से जोड़ा जाता है। इनके सिरों के विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। लिख लेंगे माना 3 संधारित्र। कितने संधारित्र भाई? 3 संधारित्र C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनके सिरों का विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 विभवांतर हो गया, और आवेश कितना हो जाएगा? V1, V2 व V3 है, जबकि प्रवाहित आवेश Q है। ये तो हो गया आपका फिगर के बारे में। ठीक है। अब कक्षा 10 में जैसे ही आप प्रतिरोध तुल्य निकाले होंगे तो वहां पे बताया गया होगा कि जिसका मान अलग अलग होता है उसी को हम लोग लेके चलते हैं। जैसे धारा का मान अलग अलग होता था तो धारा को लेके चलते थे, विभव का मान अलग अलग होता था तो विभव को लेके चलते थे। यहाँ धारा न होके आवेश है, तो आवेश का मान अलग अलग होगा तो आवेश को लेके चलेंगे, और विभव का मान अलग अलग होगा तो विभव को लेके चलेंगे। आप देख रहे हो कि सबके सिरों का विभवांतर अलग अलग है, इसलिए हम लोगों को विभव को लेके चलना होगा। लिखेंगे चूंकि धारिता C बराबर होता है Q/V। यहां से V बराबर में हो जाएगा Q/C। अतः V1 का मतलब पहले संधारित्र के लिए, तो पहले संधारित्र के लिए V1 बराबर होगा Q/C1। यहाँ Q1 नहीं होगा क्योंकि सब में प्रवाहित आवेश Q है। एक ही आवेश Q के लिए, ये जो Q है इसके लिए एक ही रास्ता, इसलिए सब में एक ही आवेश जाएगा। तो V1 बराबर हो जाएगा Q/C1, V2 बराबर हो जाएगा Q/C2, और V3 बराबर हो जाएगा Q/C3। सब में धारिता और विभव अलग है जबकि आवेश का मान समान है। लिखेंगे तब लिखेंगे यदि कुल विभव V हो, यदि
कुल विभव या विभवांतर भी हो तब V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यू पुट करेंगे, V का मान है Q अपान C, लिखेंगे Q अपान C। V1 का मान है Q अपान C1, V2 का मान है Q अपान C2 और V3 का मान है Q अपान C3। नीचे क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, क्लियर दिख रहा है। अब हम लोग देख रहे हो कि साइड Q सब में कॉमन है, तो Q को कॉमन कर लेंगे। हमें प्राप्त होगा Q अपान C बराबर, हमने Q को कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यह है आपका प्लस 1/C3। अब यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा और फाइनल हमें प्राप्त होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब सब लोग श्रेणी क्रम में जुड़े हों। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नोट कीजिए आप इसे। ये था आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों। जरूरी नहीं कि 3 ही हो, 3 से अधिक हो, तो उसके लिए भी हम लोग लिखेंगे यदि n संधारित्र हो, क्या संधारित्र हो भाई? n संधारित्र हो, तब तुल्य धारिता 1/C बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट 1/Cn। यह है आपका जब n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें आप सपोर्ट कर पाओगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वॉच करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक धन्यवाद।